व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अगर आप लोगों ने एक्चुअल एनिमे या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं पहले के सीजन्स के, तो आप लोग पहले वो देख के आ जाओ, वरना आप लोगों को ये वाला एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटलाइज्ड एंडेवर को दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा इंज्योर है, क्योंकि लास्ट सीजन में उस नोमू के साथ इतना ज़्यादा खतरनाक फाइट होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा इंज्योर्ड हो गया था। और उसके बाद दिखाता है कि वो बेड में लेटे लेटे उस फाइट के बारे में सोच रहा होता है। तो दिखाता है कि जब एंडेवर के साथ उस नोमू का फाइट खत्म हो जाता है, वहाँ पर लीग ऑफ विलेंस का एक मेंबर दाबी आ जाता है। तो उसे देखने के बाद एंडेवर कहता है, दाबी मैंने सुना है कि तुमने स्नैच को मार डाला है। तो वो दाबी ऐसा दिखाता है कि उसे याद भी नहीं है, लेकिन दिखाता है कि उसने स्नैच को मारा है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम लोगों के साथ थोड़ा सा बात करने के लिए आया हूँ। तो दिखाता है कि वहाँ पर एंडेवर के साथ एक और हीरो होता है जिसका नाम है हॉक्स। वो कहता है कि मेरे पास बहुत कम फेदर बचा हुआ है, लेकिन मैं इसके साथ फाइट करूँगा। तो जो दाबी है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ फाइट करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर बस नोमू को वापस लेने के लिए आया हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तो तुम लोगों के साथ कभी भी जीत ही नहीं सकता, क्योंकि तुम दोनों टॉप क्लास हीरो हो लेकिन बहुत ज़्यादा इंज्योर्ड हो। और उसके बाद दिखाता है कि उस दाबी ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया है। तो दिखाता है कि उन लोगों के बीच में प्रो सुपर हीरो मीरको आ जाती है, और आने के बाद बीच में एक बहुत ही बड़ा ताकतवर किक करती है, जिससे कि वहाँ का जो सड़क था वो ही टूट जाता है। और दिखाता है कि दाबी का अटैक सक्सेसफुल नहीं होता। तो मीरको कहती है कि मैंने टीवी में देखा ही था और मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ होने ही वाला है, तो मैं बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पर आ गई। तो उसके बाद दिखाता है कि जो दाबी है वो एक नाम कहता है उजी को। अगर ये कोई पावर है तो मुझे नहीं पता, लगता है ये कोई कैरेक्टर है। तो दिखाता है कि दाबी के अंदर से कुछ निकल रहा होता है ब्लैक कलर का। और उसके बाद दिखाता है कि उससे वो उस नंबर 1 सुपर हीरो मतलब एंडेवर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन दिखाता है कि जो मीरको है वो बीच में एक पावरफुल अटैक करती है, जिसके वजह से वो दाबी वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब चारों तरफ कहीं पर भी उसका निशान नहीं, मतलब वो वहाँ से भाग जाता है। तो सब लोग कहते हैं कि लगता है वो यहाँ से चला गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन जो एंडेवर है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि वो हॉस्पिटल के बेड में लेटे लेटे ये सब कुछ ही सोच रहा होता है। तो इसके बाद इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग दिखाता है। जब यह सॉन्ग ख़त्म होता है, दिखाता है दाबी और हॉक्स एक गोडाउन के अंदर बैठा हुआ है, बैठा तो नहीं हुआ है, वो दोनों लड़ रहे हैं। और दिखाता है हॉक्स का जो फेदर है वो दाबी के गले पर है, और ये कोई आम फेदर नहीं है, ये तलवार की तरह ही काम करता है, बहुत ही हार्ड और शार्प फेदर है। तो जो दाबी है वो कहता है कि तुमने कहा था तुम्हारे पास कोई फेदर है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो इतना बड़ा एक फेदर है। तो वो जो हीरो है हॉक्स वो कहता है कि मैं तुम जैसे एक झूठे के साथ बिना आर्म के कैसे मिलने आ सकता हूँ। तुमने तो कहा था ये सब कुछ टुमारो होने वाला है, एक वार हाउस में होगा और समुंदर के साइड में होगा, लेकिन ये सब कुछ तो शहर के बीचों बीच हुआ और इतना पावरफुल नोमू से करवाया गया। तो दाबी कहता है कि मैंने मेरा प्लान चेंज कर दिया था, लेकिन तुम्हें बताया नहीं था क्या? लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं, तुम भी किसे ले आए? नंबर 1 हीरो एंडेवर को ले आए, वो भी एक नेक्स्ट लेवल का हीरो है। तो तुमने भी मेरा बात नहीं सुना, मैंने भी तुम्हारा बात नहीं सुना, मतलब हम दोनों का हिस्सा बराबर है। और उसके बाद वो दाबी कहता है कि तुम जितना भी कर लो, मैं तुम्हें अभी लीग ऑफ विलेन के हेड के साथ मिलने नहीं दे सकता। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है उससे ऑडियंस को ये तो पता चल जाता है जो हीरो हॉक्स है उसने लीग ऑफ विलेंस ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसने ज़्यादा दिन नहीं हुआ लीग ऑफ विलेंस ज्वाइन किया है, इसलिए जो दाबी है वो उसके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करता। तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हॉक्स ने लीग ऑफ विलेंस क्यों ज्वाइन किया है। दिखाता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ है उन लोगों ने उसे कहा है लीग ऑफ विलेंस ज्वाइन करने के लिए। तो हॉक्स कहता है कि मैं ही क्यों, लेकिन मैंने तो ये भी सुना है जो ग्रैंड टोरिनो है उसे और बाकी के जो हीरोज़ है उन लोगों को आप लोगों ने एक सीक्रेट एजेंट बनाया है और उस लीग ऑफ विलेंस के ऊपर सीक्रेटली नज़र रखने के लिए लगाया है। तो सब लोग कहते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता चला, ये सब कुछ तो सीक्रेट है। तो दिखाता है कि जो हॉक्स है उसने अपना मुंह बंद कर लिया है। तो वो लोग कहते हैं कि इसी रीज़न के वजह से हम लोग तुम्हें चाहते हैं कि तुम लीग ऑफ विलेंस ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारा जो ईआर है और जो आइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, वो बहुत दूर की चीज़ें को भी देख सकता है और बहुत दूर के चीज़ों को भी सुन सकता है।
तो हॉक्स कहता है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि उन लोगों ने जो हार्म किया है, जो डैमेज किया है इन लोगों का, हमारे सिटीजन्स का, क्या मैं उन लोगों को छोड़ दूं, इस बात के लिए उन लोगों को माफ़ कर दूं? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, तुम ही एक हो जो उन लोगों को माफ़ करके उनके साथ काम कर सकते हो। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में एंडेवर को दिखाता है कि उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। तो एंडेवर और जो हॉक्स है वो दोनों रास्ते से जाते जाते बहुत सारे बातें करता है। तो जो हॉक्स है वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे जो इंजरीज थे वो बहुत जल्दी हील हो गए, तो तुम्हें 2 दिन के अंदर ही डिस्चार्ज मिल गया। और जो तुम्हारे आंखें हैं वो भी ठीक है, तुम्हारा लेफ्ट आई भी ठीक है, थोड़ा सा मार्क हो गया लेकिन ठीक है, इतना तो चलता है। तो एंडेवर कहता है कि नहीं, मेरे शरीर में जो इंजरी हुआ वो उसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। और उसके बाद एंडेवर कहता है कि हम दोनों जिस दिन इस शहर पे आए थे, हम दोनों के ऊपर एक साथ उस नोमू ने अटैक किया था, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर ये सोची समझी कोई चाल है? तो जो हॉक्स है वो कुछ एक्सक्यूज़ दे देता है और उसे समझा देता है कि नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस ही है। उसके बाद एंडेवर उसे कहता है कि केयरफुल रहना, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम लीग ऑफ विलेंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। अगर उन लोगों को पता चल गया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगा, मतलब तुम सोच भी नहीं पा रहे हो, इतना ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगा और अकेले तुम सब लोगों को नहीं रोक सकते। और ये कहने के बाद एंडेवर वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाता है कि जब हॉक्स छोटा था तभी उसके पास उसके सुपर पावर्स थे और उसने एक पूरे फैमिली को एक एक्सीडेंट के हाथ से बचाया था। और तभी वहाँ पर उसके जो हायर अथॉरिटीज़ है वो लोग पहुँच गए थे और जाने के बाद उससे वादा किया था कि तुम्हारे फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम लोग लेंगे, लेकिन तुम एक सुपर हीरो बन जाओ। और उसके बाद से दिखाता है कि तब से वो उन लोगों के लिए काम करता है एज ए सुपर हीरो। तो दिखाता है कि इस वजह से जो हॉक्स है वो उनके हायर अथॉरिटीज़ का जो प्रपोजल था वो उसे मना नहीं कर पाया और उसने मान लिया कि अगर मेरे हाथ डर्टी भी हो गए लेकिन उसके बाद भी मैं उन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जो एंडेवर है वो अपने घर में आता है और आने के बाद देखता है कि उसके जो बच्चे हैं वो लोग साथ में डिनर कर रहे हैं। उसका जो बेटी है फुयुमी तोदोरोकी, सोतो तोदोरोकी और नात्सुयो तोदोरोकी, वो लोग साथ में डिनर कर रहे हैं। लेकिन दिखाता है कि वो लोग नाटक कर रहे हैं एक साथ खाने का क्योंकि उनके डैड आ रहे हैं। तो उसके बाद दिखाता है उसका जो बड़ा भाई है, सोतो का जो बड़ा भाई है नात्सुओ, वो उठ के बाहर से जा रहा होता है। तो जो एंडेवर है वो उसे रोक लेकर कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो अभी कह दो। तो दिखाता है कि जो नात्सु है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उसके डैड को कहता है कि आप सोच रहे हो कि आप बदल गए हो इसलिए हम भी तुम लोगों को माफ़ कर दे। लगता है जो फुयुमी है और मॉम है उन लोगों ने पता नहीं किस रीज़न की वजह से आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। चाहे आप कितने ही बड़े सुपर हीरो क्यों ना बन जाओ, चाहे आप नंबर 1 हीरो भी बन जाओ या फिर आपने इतने बड़े ताकतवर विलेंस को हराया, लेकिन मैं फिर भी आपको माफ़ नहीं कर सकता। आपने बचपन से सोतो और मॉम को इतना ज़्यादा तकलीफ दिया है कि मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। मुझे तो ये भी पता नहीं कि उसका फेवरेट खाना क्या है, फेवरेट डिश क्या है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे तो आज पता चला कि सोतो का फेवरेट खाना है सोबा। सोबा एक टाइप का खाना होता है जो कि वो लोग डिनर में खा रहे होते हैं। और उसके बाद कहता है कि मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता और ये कहने के बाद वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो उसके बाद टीवी के न्यूज़ का एक सीन दिखाता है कि हर न्यूज़ चैनल पे एंडेवर ही छाया हुआ है। दिखाता है कि एंडेवर ने कैसे सब लोगों का मदद किया, कैसे उन विलेंस के साथ फाइट किया, कैसे ब्रेवली सब लोगों को बचाया। और दिखाता है कि ये एंडेवर का एरा है। तो जो सोतो है वो कहता है कि ओ अभी ये एंडेवर का एरा हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि एज ए हीरो आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं अपने बड़े भाई के साथ बहुत ज़्यादा सहमत हूँ क्योंकि आपने मॉम के साथ जो किया और मेरा बचपन जैसे ख़राब किया उसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन एज ए फादर, एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो मैं देखना चाहता हूँ कि आप आगे कैसे सब कुछ ठीक करते हो। तो उसके बाद दिखाता है कि एंडेवर को एक पुराना कॉन्वर्सेशन याद आता है, जो कॉन्वर्सेशन हुआ था ऑल माइट और एंडेवर के बीच में। तब ऑल माइट ने उससे पूछा था कि व्हाट इज़ द रीज़न टू बी स्ट्रांग, तुम जो इतना शक्तिशाली बनना चाहते हो तुम बन के क्या करना चाहते हो। तो दिखाता है कि जब ऑल माइट ने तब उससे ये पूछा था, उसने कहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये फीलिंग भी बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन दिखाता है कि जो एंडेवर अभी है वो कहता है कि तब मैंने तो उसे आसान में कह दिया था, आसानी से कह दिया था, लेकिन मुझे अभी समझ में आ रहा है कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। और एंडेवर को अभी समझ में आता है कि जो नंबर 1 सुपर हीरो होता है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुपर हीरो होता है, उसका सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम होता है उसके फैमिली और लोगों को सेफ रखना, एक सेफ फ्यूचर देना। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि
कि मैंने अपने फैमिली को कैसा फ्यूचर दिया, ऐसा फ्यूचर जहाँ पर कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब लोग मुझसे हेट करता है। और ये सोचने के बाद वो वहाँ पर उन दोनों बच्चों को मतलब सातो और फुयुमी को सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है उसके बड़े बेटे के पास, उसे भी सॉरी कहने। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हमें इजुको मिडोरिया AKA डेकू को दिखाता है कि वो एक स्टोरी के बारे में हम लोगों को बता रहा होता है। वो कहता है कि उस दिन मैंने बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग के बाद मैंने 1 फॉर ऑल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, और उसके बाद मैं बिना नहाए अपने बेड पे जाके सो गया था। और उसके बाद मुझे एक वियर्ड सा ड्रीम आया था, और उस ड्रीम में मैंने देखा था कि मेरे साइड में एक लड़की खड़ी हुई है, एक वुमेन खड़ी हुई है, और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा हार्ड था, और उसके साथ में और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं पहचानता। और उसके बाद वो कहता है कि नहीं रुको, आज का जो सपना है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो उसके बाद देखता है कि वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग 1 फॉर ऑल के सक्सेसर है, और वहाँ पर दिखाता है कि 7 लोग खड़े हुए हैं। और वो कहता है कि अरे 1 फॉर ऑल तो ऐसा एक पावर है जो कि एक से दूसरे लोगों के पास जाता है और लोग उसका पावर बढ़ाते हैं, और उसके बाद और एक दूसरे लोगों के पास करता है। इस तरह से मुझे भी ये पावर मिला था, और ये सब कुछ वो सोच रहा होता है। और उसके बाद देखता है कि वहाँ पर और भी 2 लोग हैं पीछे। तो उसके बाद दिखाता है कि जो डेकू है वो अपने मुँह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है, और वो बहुत कष्ट से अपना एक हाथ हिला पा रहा है, और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे 1 फॉर ऑल के वर्दी सक्सेसर थे सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, और वहाँ पर सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं, और वो दोनों अपने बीच में कॉन्वर्सेशन करते हैं, कुछ बात करते हैं। और उस बात को सुनने के बाद डेकू कहता है कि अरे मैं तो इस आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, ये तो ऑल फॉर वन है जिसके साथ ऑल माइट ने लास्ट टाइम फाइट किया था, और यही है सबसे बड़ा विलेन। तो उसके बाद दिखाता है कि जो ऑल फॉर वन है उसके साथ जो एक और लड़का बात कर रहा था वो कहता है कि बड़े भाई तुम जो चाहते हो, जो करना चाहते हो खुद के लिए अपने इस पावर को यूज़ करके, मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता। और जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि अरे मैं तो करूँगा ही, मैं तो ये सब करूँगा ही, मुझे तो ये चाहिए तो मैं इसे यूज़ करूँगा। तो उसका जो छोटा भाई है वो कहता है कि नहीं मैं आपको ये सब कुछ करने नहीं दूंगा। तो डेकू उसके आंखों के सामने ये सब कुछ देखता है, देखने के बाद कहता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब जो हिस्ट्री है वो फिर से उसके आंखों के सामने हो रहा है जो कि पहले हुआ था। तो उसके बाद दिखाता है कि जो ऑल फॉर वन है वो 2 आदमी को सामने बुलाता है, और दिखाता है कि एक आदमी के मुंह में बहुत बड़े बड़े जॉज है, मतलब उसके दांत बहुत ज़्यादा बाहर है क्योंकि उसके पास मेटा पावर है, और एक आदमी है जिसके पास कोई भी पावर नहीं है। तो वो कहता है कि देखो ये जो आदमी है जिसके पास मेटा पावर है वो अपने बूढ़े मॉम डैड का सेवा करना चाहता है, लेकिन वो लोग उससे सेवा नहीं लेना चाहते, वो लोग कहते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो। और दिखाता है कि जिस आदमी के पास कोई भी पावर नहीं है उसके पास बहुत सारे पावरफुल बंदे आए थे, अटैक करके उसके सारे चीज़ ले गए। तो वो कहता है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है इसलिए उसने खुद को भी डिफेंड नहीं कर पाया। और उसके बाद दिखाता है कि जो ऑल फॉर वन है वो उन दोनों के पास जाता है, दोनों के सर में हाथ रखता है, और रखने के बाद दिखाता है कि उन लोगों का पावर ट्रांसफ़र कर देता है। जिस बंदे के मुंह में बहुत बड़े बड़े दांत थे उसके पावर ख़त्म हो जाता है, वो एक नॉर्मल पर्सन बन जाता है, और जो एक नॉर्मल बंदा था उसके हाथ में बहुत सारे मेटा पावर आ जाते हैं, और वो दोनों ही खुश होते हैं। और उसके बाद ऑल फॉर वन जो है वो कहता है कि अगर मुझे फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम हुआ क्या तुम दोनों मेरा मदद करोगे? तो वो दोनों कहता है कि हाँ हम लोग ज़रूर मदद करेंगे, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो उसका जो छोटा भाई है वो कहता है कि अरे तुम तो सिर्फ उन लोगों के इस्तेमाल कर रहे हो, उन लोगों के ऊपर तुम डिपेंड हो रहे हो। तो जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि मुझे तो ऐसे ही लोग चाहिए जिनके ऊपर मैं डिपेंड हो सकता हूँ, जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि मैं इस तरह से इस दुनिया में ऑर्डर लाना चाहता हूँ। तो उसका जो छोटा भाई है वो कहता है कि तुम किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं लाना चाहते, तुम सिर्फ उन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हो। तो दिखाता है कि उसका जो छोटा भाई है वो ऑल फॉर वन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जो 2 और लोग होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। और उसके बाद ऑल फॉर वन कहता है कि नहीं नहीं उसे इस तरह से मत पकड़ो, जो भी हो जाए वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो पावर दे सकता हूँ, लेकिन तुम लेना ही नहीं चाहते। दुनिया में ऐसे लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं है जिनके पास कोई भी पावर नहीं है। तो उसके बाद एक और सीन दिखाता है जहाँ पर ऑल फॉर वन ने उसके छोटे भाई को एक जेल पे कैद करके रखा था, लेकिन उसने फिर भी उसके जो प्रॉमिसेस थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उसके बाद वहाँ पर ऑल फॉर वन आता है, कहता है कि पता है जो लोग मेरा बात नहीं सुनते मैं उन लोगों को मार डालता हूँ। मैं नहीं मारता, एक्चुअली मैं नहीं मारता, जो कि मेरे फॉलोअर
फॉलोअर्स है जो कि मुझे पसंद करते हैं, वो लोग, उन लोगों को पता है कि मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, तो वो लोग उस तरह से ही एक्ट करते हैं और उन लोगों ने जाके बाकी के लोगों को मार डाला है जिन लोगों ने मेरे बात नहीं सुना। मैंने उन लोगों को ऑर्डर नहीं दिया था। ये बिल्कुल ही एक ड्रीम की तरह है ना। हम लोग जब छोटे थे हम लोग कॉमिक बुक्स पढ़ते थे, वहाँ पर लिखा होता था जो विलेंस होते हैं वो जैसे चाहता था वैसे ही सब कुछ होता था, लेकिन वो विलेंस कभी भी किसी को ऑर्डर नहीं देते थे। बिल्कुल ही इस तरह का ही सीन चल रहा है हमारे ज़िंदगी में कॉमिक बुक्स की तरह। तो जो उसका छोटा भाई है वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, असली जो सीन है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि आपने 3 चैप्टर के बाद से उस कॉमिक बुक को पढ़ा भी नहीं। मैंने उस कॉमिक बुक को ख़त्म किया है और मुझे पता चला है कि जो उस कॉमिक बुक का एंड है, एंड में हमेशा सच्चाई ही जीतती है, जो बैडेस्ट पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद ऑल फॉर वन कहता है कि रियलिटी और ड्रीम में बहुत ज़्यादा अंतर होता है और यहाँ पर जो ड्रीम है मैं उसको चेंज कर दूंगा, रियलिटी को भी चेंज कर दूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि वो उसके छोटे भाई के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि मैंने एक मेटा पावर ढूंढ लिया है जो कि तुम्हारे बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल है, तुम जैसे कमज़ोर बॉडी वाले लोग भी इसे यूज़ कर पाओगे। और उसके बाद दिखाता है कि उस पावर को उसके छोटे भाई के शरीर में ट्रांसफ़र कर देता है और वो पावर ही होता है वन फॉर ऑल, जो कि ऑल फॉर वन ने उसके छोटे भाई को दिया था। और ये वन फॉर ऑल ही एक आदमी के शरीर से दूसरे आदमी के शरीर में जाता है और उसका पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है और उसके बाद दूसरे एक और आदमी के ऊपर वो ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद उसका पावर और भी थोड़ा सा बढ़ता है। वो लोग प्रैक्टिस करके उसको पावर को इंक्रीज़ करते हैं और इस तरह से इंक्रीज़ करते करते इसके पावर को इस तरह से बढ़ाया है। तो उसके बाद दिखाता है कि जो डेकू का ड्रीम है वो टूट रहा होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटता। दिखाता है कि जो वन फॉर ऑल का पहला ओनर था वो डेकू के पास आता है और कहता है कि पास्ट में हम लोग हार गए थे इसी पॉइंट पे, लेकिन अभी हम लोग नहीं हारेंगे। तुम तो सिर्फ 20% ही यूज़ कर पाते हो मेटा पावर के, लेकिन अब तुमको इसके पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बाद दिखाता है कि दोनों ही एक दूसरे के हाथ को एक दूसरे के सामने लाते हैं और उसके बाद ही डेकू का जो सपना है वो टूट जाता है। टूटने के बाद दिखाता है कि रियल वर्ल्ड में जो खिड़की थे उस खिड़की के कांच भी टूट जाते हैं और दिखाता है कि उसका सपना भी टूट गया है। और उसके बाद दिखाता है कि डेकू के हाथ में वन फॉर ऑल एक्टिवेट हो जाता है और डेकू बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पे एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।